हेलो दोस्तों, ज़ेपे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस खास पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं मुग्धा कालरा। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पिछले 1 साल से रेगुलेशन को लेकर कुछ साफ तौर पर सामने नहीं आया था। हाँ, सरकार इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से बात ज़रूर कर रही थी, रिपोर्ट्स बन रही थी। लेकिन विंटर सेशन में भी जब कुछ नहीं आया तो लोगों को लगा कि रेगुलेशन पर आखिर क्या होने वाला है। और जब बजट से कोई खास उम्मीद नहीं थी, तो क्रिप्टो को लेकर एक सटीक टैक्सेशन पॉलिसी आ गई। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है। लेट्स टॉक अबाउट बजट एंड बियॉन्ड एंड इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। मेरे साथ यहाँ आज मौजूद है एक बेहतरीन पैनल। लेट मी वेलकम टू दिस वेबिनार मिस्टर मलिक खान कोटारिया, co-founder and chairman Finovation Labs, Mr. Manoj Jain, co-founder Bitfair, Mr. Anush Bhasin, founder Quagmire Consulting, and Mr. Avinash Shekhar, CEO Zetpay. Welcome, gentlemen. सबसे पहले बड़ा सवाल तो यही है कि आप लोगों को जो बजट में हुआ उससे क्या रिएक्शन रहा आपका? मिस्टर कटोरिया, I'll start with you. थैंक यू मुक्ता। मेरे हिसाब से तो एनी काइंड ऑफ रेगुलरिटी क्लैरिटी अगर इस स्पेस में आती है तो वो वेलकम है। अब इस पे क्लियरली लोगों की दो राय है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने उस चीज़ पे कोई रेगुलेशन या रेगुलेटरी क्लैरिटी लाई नहीं और आपने उस पर टैक्स ला दिया, तो ये कैसे हो सकता है। मगर मेरा मानना ये है, और जो भी हमने दुनिया भर में देखा है अलग अलग देशों में, कि जहाँ पर भी कोई भी किस्म की रेगुलेटरी क्लैरिटी आती है, शुरू में शायद वो थोड़ी चैलेंजिंग या नेगेटिव भी लगे, तो उसका लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। और हम जैसे जो लोग ये पैनल में हैं जिन्होंने इस स्पेस को सालों से देखा है, ये हाइप साइकिल के बहुत पहले से, आई थिंक ये बहुत ही लॉजिकल स्टेप भी है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिंग ऑफ द इंडस्ट्री। सो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। Mr. Jain, what would you say? What was the reaction like at Bitfair? No, actually, till before this budget, we used to be compared. हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी वालों को कंपेयर किया जाता था, कोई गलत काम कर रहे हैं, you see. And now with this tax coming in, at least हमको एक उस नज़र से नहीं देखा जाता. So एक वो अच्छी चीज़ है इन्वेस्टर के लिए भी, and as well as now the rich investors or the institutional investor can also come in. वो लोग भी आ सकते हैं, और क्योंकि tax has come and these HNIs or family offices or institutional investors in India and can actually come because they keep all the accounting systems with them properly, so they can actually follow all the norms government has kind of come out in budget. Anush, Quagmire Consulting, what was the mood like in your organization? And would love to know कि Quagmire किस तरीके से जुड़ी है इस पूरे क्रिप्टो करेंसी से, and जब बजट आया तो were you expecting this or not? Mugdha, first of all, thank you for having me. At Quagmire, हम 2018 से एक compliance related objective से काम कर रहे हैं, that even if government ने नहीं बोला अभी तक कि taxable है या नहीं है, tax law was very simple. Tax law हमेशा कहता था all incomes are taxable, and हम investors, traders, कोई भी तरीके का crypto stakeholder जो इस economy में काम कर रहा है, हम उनको काफी time से compliance में help कर रहे हैं. Was this expected? Definitely, because government काफी टाइम ले चुकी है to figure out crypto regulatory overall structure कैसा बनाया जाए, and एक टाइम के बाद so many investors have stepped into this ecosystem कि government को किसी टाइप की clarity लाना बहुत जरूरी था. Overall structure लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, it's very complicated, but taxation was much simpler. And हमें पूरी expectation थी that इस टाइम budget में at least कुछ clarity तो expect की जाएगी. It is a very welcome step. What is the tax rate? How is it going to be implemented? थोड़े से questions हैं अभी, but I still feel overall it's great. Avinash, we have been talking a lot about this. कब आएगा रेगुलेशन, क्यों रेगुलेशन नहीं आ रहा है, और जब अब आ गया तो was that expected? I don't think so, क्योंकि जब हमारी बातचीत हो रही थी पिछली बार क्रिप्टो की समझ में, तो every time it would come out कि भाई आज देखते हैं क्या आएगा, कुछ रेगुलेशन आता है, पर टैक्सेशन के बारे में सोचा था कि एकदम सीरियस टैक्सेशन पे पहुंचेगी बात. तो एक्चुअली मिक्स सिग्नल आए थे गवर्नमेंट से, लग भी रहा था कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और जब आया तो आई थिंक
जो टैक्स रेट आया है उसके ऊपर भी थोड़े मिक्स्ड के रिएक्शन है। एक तरफ तो आई थिंक काफी वेलकम स्टेप है, काफी क्लैरिटी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे टैक्सेशन होगा, और आई थिंक ये रेगुलेशन की तरफ से भी एक और एक स्टेप है। बट कुछ चीजों पे है जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, जैसे कि 30% टैक्स, स्पेशली जो डिडक्शन नहीं अलाउड है और जो टीडीएस का इशू है, उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। बट हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है कि सही स्टेप है राइट डायरेक्शन में, और जो डिटेल्स हैं आई थिंक वो काफी अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है कुछ वर्कआउट हो, बट ओवरऑल सही स्टेप है ये। जेंटलमैन, जो लोग अभी तक फेंस पर बैठे थे, अब उनमें एकदम से इंटरेस्ट आ गया है कि रेगुलेशन आ गया है, व्हिच मींस जैसे मनोज आपने कहा कि अब लोग जो हैं इसको एक लेजिटिमेट मार्केट के जैसे देख रहे हैं। तो जो लोग अभी तक सोच रहे थे दैट वी विल वेट एंड वॉच, अब उन लोगों को इंटरेस्ट है। और आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग जो हैं काफी बेसिक से सवाल भी पूछना चाहते हैं कि भाई हम कैसे आए इस मार्केट में, कितना इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, लेट मी टेल एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस हियर कि आपके सवाल हम जरूर लेंगे अपने सारे पैनल एक्सपर्ट्स से। तो आप फटाफट उसको अपनी चैट विंडोज में जाके लिख दें, और जैसे जैसे वो मेरे पास आते जाएंगे मैं वो सवाल अपने एक्सपर्ट से आज पूछ लूंगी। मिस्टर कटोरिया, लेट मी स्टार्ट अगेन विद यू। अब क्रिप्टो को लेकर जब लोगों को एक लेजिटिमेसी लग रही है, तो वो जानना चाहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करें। बेसिक क्वेश्चन जो लोग पेरिफेरी पे हैं कि व्हाई क्रिप्टो। देखिए, इसका कोई सिंपल आंसर तो है नहीं। अल्टीमेटली ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, और जैसे मैंने कहा एटलीस्ट इस पैनल में तो जो एक्सपर्ट्स है इन्होंने इस स्पेस को बहुत टाइम से देखा होगा। मैं तो इसको 2012-13 से देखते आ रहा हूँ, जब इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था और बिटकॉइन का प्राइस कहीं और ही था। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ग्लोबली जो इसमें कन्विक्शन रखती है, और ये कन्विक्शन की वजह से आती है। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लें लास्ट 8-10 साल में जो आई है, जिसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, एक और अगर आप कोई भी एसेट क्लास को देख लें दूसरी ओर, आई मीन एक्विटीज में तो लोग इन्वेस्ट करते ही है, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एक्सेट्रा, कहीं पे भी इस तरह का कन्विक्शन या पोलराइजेशन नहीं होता। या तो कुछ लोग बिल्कुल ही इसमें दे स्वेयर बाय इट, या कुछ लोग, जो मैंने काफी सारे इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में मैं स्पीक करता हूँ और भी आते हैं, वो इसको कहते हैं कि बेसिकली ये तो जीरो है, इसमें कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग अंडरलाइंग। हमने कुछ दिन पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का भी स्टेटमेंट सुना था, जहाँ पे इन्होंने इसको ट्यूलिप मेनिया, डच ट्यूलिप मेनिया के साथ कंपेयर किया था, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि एटलीस्ट वहाँ पे ट्यूलिप्स तो थे, यहाँ तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट बिट्स एंड बाइट्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड एज मच एज यू वांट। सो अल्टीमेटली इसको अगर आप कन्विक्शन के हिसाब से जाते हो, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है ग्लोबली जो इसको कन्विक्शन, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं आए, तो अगर उस पॉइंट से जाते हो, तो मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने ये पूरा अप एंड डाउन साइकिल, यही चीज पहले 2016, 17, 18 में भी हुई थी, बहुत पीक हुआ था, फिर बहुत बुरा क्रैश हुआ, दे हैव केप्ट ऑन। एंड आई एम श्योर आपके दर्शकों ने भी एक टर्म सुना होगा, हॉडल या हॉडलर्स, HODL, वो मतलब होल्ड का जो उन्होंने स्पूफ किया है, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। तो बहुत सारे हॉडलर्स है जो कहते हैं आई डोंट केयर इसमें अप या डाउन जाएगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म 10-20 साल के लिए रख के बैठूंगा। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि आपका एक तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कितना इसमें निवेश करना चाहते हो या नहीं, कन्विक्शन नहीं भी हो तो, अगर प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये भी है, कम से कम बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टोज है या टोकन्स है, लॉजिकली अगर आप इसको देखें, ये अप एंड डाउन साइकिल्स तो आते हैं और बहुत वायलेंटली भी आते हैं, तो इन्वेस्टर्स काफी शेकअप हो जाते हैं। पर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये लिमिटेड सप्लाई का एसेट है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये इन अ वे इट इज कंपेरेबल या इक्विवेलेंट टू लैंड, मतलब जहाँ पे सप्लाई फाइनाइट है और डिमांड बढ़ती जाएगी। और मैं तो कहूँ बिटकॉइन इज लाइक प्राइम रियल एस्टेट। सो अगर आप उस तरह से देखते हैं, लॉन्ग टर्म 5-10 साल में ये ऊपर ही जाना है, बिकॉज सप्लाई तो लिमिटेड ही है और इसकी डिमांड इंस्टीट्यूशंस वगैरह आएंगे तो बढ़ेगी। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप इसको मतलब यू कैन जस्ट बाई इट एंड कीप इट फॉर योर चिल्ड्रन काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारे बाप दादा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बारे में या लैंड के बारे में ऐसे बोलते थे। तो मेरा तो ये मानना है।
अगला सवाल मनोज मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्रिप्टो को अगर दूसरे मार्केट्स के साथ में कंपेयर किया जाए तो ये कैसे अलग है, और वॉलेटिलिटी की अगर बात की जाए तो उसके बारे में भी पीपल वुड वांट टू नो हु आर सिटिंग एट द फेंस एट द मोमेंट एंड थिंकिंग कि अगर मैंने शेयर मार्केट में करा है तो क्या मैं क्रिप्टो के मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, सबसे मूलभूत अंतर तो यही है कि जो बाकी मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स, बाकी भी बॉन्ड मार्केट, जो भी मार्केट्स हैं, उन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और क्रिप्टो करेंसी इज ए डिसेंट्रलाइज्ड असेट. Now there are certain regulations which are coming in countries where they want to regulate exchanges, they want to regulate the income out of it, like in India 30% टैक्स आ गया. लेकिन इसेंशियली दो अलग अलग चीजें हैं, और ये आपकी, जैसे अभी मलिक ने बताया था कि ये आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें एंटर करते हैं. तो I mean, those who are doing who are into stock market also, there are two kind of people: those who are doing mutual fund and those who are doing simple shares. And then same here, you know. And then within cryptocurrency space also, you have now very volatile assets, and you have assets which are stable, like Bitcoin, which is kind of big daddy, which will never go down in long run. It is going to go up because of hundreds of the reasons. The biggest reason, the limited supply. So I think cryptocurrency is much better that way in terms of returns. And अब कई countries में ETF भी आने लगे हैं. Every day हम सुनते हैं कहीं ना कहीं exchange traded funds को अप्रूवल मिल रहा है. यूएस में मिल गया, और भी कई कंट्रीज में मिल रहा है. अभी आई थिंक कल या परसों साउथ कोरिया में भी मिला है. सो शुरुआत हो गई है. लोगों को यदि ज्यादा रिस्क लगती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स असेट है. आई मीन अविनाश है इधर, और दे हैव क्रिएटेड ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म. तो लोगों को फिर भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन फिर भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स असेट है. तो उसके लिए हैंडल करने के लिए अब ईटीएफ भी आ रहे हैं. So I think it's evolving, but people can, with moderate to high risk appetite, can certainly enter 10 to 20% of their, I mean, their investment. Mm-hmm. Right. Anush, how does one decide what to buy? कौन सी करेंसी खरीदें, या कितनी, कौन सी करेंसी सबसे सेफ है at the moment to first put in your portfolio? Yeah, I think सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है. There is an overflow of information. Everybody has internet. Everybody has access to data, and there are just so many platforms where there is so much signaling. हर project अपनी marketing कर रहा है. So जब आप इस industry में घुसें, you should get in for the technicals. What is the reason that I want to invest in, say, crypto, whether crypto A or crypto B? Fundamentally, the first thing that you should try and understand is Bitcoin क्यों आया इस industry में, why is it successful? Number two, Ethereum क्यों आया, why is it successful? These are the top two tokens in terms of global market capitalization and also in terms of adoption. Based on this, सारे जितने अलग tokens हैं, they are some type of iteration of either Bitcoin or Ethereum, and they are trying to solve other problems. But these are the two tokens जो आपको एक fundamental use case बताते हैं why you should invest in this space and what is the underlying technology. Bitcoin essentially एक current global order के against bet है. It is a bet that disruptive technologies will change. Payment technologies will change, will be disrupted, and this is possibly the next big thing. And अगर आप ये fundamental समझते हैं, that is when you will see the use case in Bitcoin, and then it would be probable that you may want to invest. But top maybe 2, 3, 4 assets, that is the first thing that you should get involved in first. Mm-hmm. अविनाश, एक इन्वेस्टर को अगर शुरुआत करनी है तो वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं, और उन्हें अपने मन में क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए कि कितने समय तक इसको खरीदने के बाद में मैं बेच सकता हूँ या ट्रेड कर सकता हूँ? व्हाट वुड योर गाइडेंस बी ऑन दोस लाइंस? सॉरी. तो एक्चुअली मुग्धा, हमारे ख्याल से तो दो चीजें हैं. एक तो स्मॉल अमाउंट से शुरू करना चाहिए हमेशा. कभी भी बोरो करके ना करें. 5-10% जितना भी आपका रिस्क एपिटाइट है, क्योंकि एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है. और दूसरा जो है, जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा कि बिटकॉइन ईथर से चालू करना चाहिए, स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं.
तो बिटकॉइन और ईथर एक तरीके से लार्ज मार्केट कैप, अगर हम शेयर मार्केट का एनालॉजी देखें तो लार्ज मार्केट कैप है, वहां से शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर आप उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। और कन्विक्शन आपको दोनों तरफ चाहिए, चाहे वो प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर आप प्राइस ऊपर भी जा रहा है, अगर आपने मान लो 1,000 रुपये का खरीदा और 2,000 रुपये का हो गया, तो अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो आप उस पे 2,000 पे बेस दोगे, आप 5,000 का वेट नहीं करोगे। सिमिलरली डाउन साइड पे, तो इसलिए एजुकेशन पे काफी ध्यान देना चाहिए। और जो बाकी प्रोजेक्ट है वो अगेन वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए अगर आप बिटकॉइन और ईथर के अलावा किसी जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। जी, मैं एक बार फिर से अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि मैं आपके सारे सवाल जो हैं वो अपने एक्सपर्ट्स से पूछूंगी। सो इफ यू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन माइंड कि किसी खास चीज के बारे में बात करनी है, तो वो प्लीज आप क्वेश्चंस हमको लिखकर भेजें एंड वी विल पुट देम टू आवर पैनल। अब टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बात अगर करें तो मिस्टर कटोरिया, आपने कहा कि रेगुलेशन की पहले उम्मीद थी लेकिन सीधे टैक्सेशन पे हम आ गए। व्हाट वाज द सेंटिमेंट लाइक, और अब जो ये टैक्सेशन आया है तो जैसे कि अनुज ने भी कहा कि थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी है कि इसको कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे किया जाएगा। तो इस वक्त टैक्सेशन को लेकर उन लोगों का सेंटिमेंट क्या है जो काफी टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि जब भी आपको इनकम में से कुछ भी देना पड़ेगा जो पहले नहीं देना पड़ता था, तो आप उसको होल हार्टेडली वेलकम तो नहीं करेंगे। हमारी बात तो और है, हम ये पैनल पे एक्सपर्ट्स है या लोग इंडस्ट्री में है जो चाहते हैं कि ये थोड़ी मच्योर हो जाए या स्टेबलाइज हो जाए और या एटलीस्ट इसको एक क्रेडिबिलिटी मिले, तो हमारी बात और है। बट अगर आपको जेब से 100 में से 30 देने पड़े तो आप शुरू में तो इसको वेलकम नहीं करेंगे। बट मेरा मानना फिर से यही है कि इसमें कोई, अगर आप देखोगे रेगुलेशन तो जब आएंगे, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काफ़ी डिलेड है, पहले से आने चाहिए, बट दो चीज़ें हैं, ये इंडिया में यूनिक नहीं है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिलीपींस में एक बहुत लास्ट 2 साल में एटलीस्ट, ये कोरोना के बाद एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म हुआ था एक्सी इन्फिनिटी, जो प्ले टू अर्न गेमिंग है। हमारे पैनलिस्ट इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। उसमें आप मतलब टोकन्स एक्सचेंज करके गेमिंग कर सकते हैं। 2 साल 1.5 साल तक ऐसा चला अनरेगुलेटेड, और उसके बाद यहाँ की फिलीपींस की सेंट्रल बैंक ने कहा कि ये तो मतलब आप इसमें वर्चुअली बट इनकम कमा रहे हो तो इसको हम टैक्स करेंगे। तो पहली बात तो ये, वहाँ पे भी इसका मतलब ऑब्वियसली लोगों ने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, नोबडी वेलकम्स टैक्सेशन। बट ये कोई मतलब अनप्रेसिडेंटेड नहीं है जो इंडिया में हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि आप कोई भी और एसेट क्लास देख लो, परहैप्स मतलब गोल्ड को ऑब्वियसली छोड़ के अगर आप देखोगे, सिक्योरिटीज देख लोगे, बॉन्ड्स देख लोगे, फॉरेन एक्सचेंज देख लोगे, उसमें हर जगह पे कोई ना कोई टैक्सेशन तो होता है, चाहे एसटीटी हो, चाहे कैपिटल गेन्स हो। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म रखते हो तो वो इनकम टैक्स में जाता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जाता है। तो मतलब ये दिस इज अ वेरी, जैसे मैंने कहा, नेचुरल एक्सटेंशन और लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इसमें कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड या कोई ऐसा मतलब आसमान गिर गया वैसे तो कुछ है नहीं। तो अगर जो लोग इसको उस तरह से देखेंगे इन्वेस्टर्स, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, आप इसको समझिए, अगर आप इसको कन्विक्शन रखते हैं तो आप इसको होल्ड करके रखिए। मतलब इसमें ट्रेडिंग तो थोड़ा रिस्की ही हो सकता है, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते तो ठीक है। मतलब 30% इफ यू मेक 5x रिटर्न्स इन 10-15 इयर्स इज ओके। आपको बाकी एसेट क्लासेस में भी देना पड़ता है, इसमें कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड तो है नहीं मेरे हिसाब से। मनोज, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि क्रिप्टो ने जो क्रिप्टो करोड़पति बनाए वो लोग थे जिन्होंने कुछ समय पहले तक इस मार्केट में जब एंट्री कर ली और खरीदारी कर ली, एंड यू नो दे वर द अर्ली एंट्रेंस इनटू द गेम। क्या कोई इन्वेस्टर अब इस तरह के लाभ की उम्मीद कर सकता है? Very interesting question, and I think a lot of people ask this question to me also. तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो इवन बिटकॉइन की प्राइस ले लीजिए, 5-6 साल पहले 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर में चलता था, और वो 2012 की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इट केम व्हेन आई वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, $1, you know, when Bitcoin price reached $1, it came in Economic Times.
you know. So इनिशियली यदि आपको सस्ते में चीज मिले और उसकी प्राइस बढ़े तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट दैट डज नॉट स्टॉप एनी न्यू प्रोजेक्ट. लेट मी टेल यू, आई मीन इन स्टॉक मार्केट में देखिए, जो फैंग कंपनियां हैं, फेसबुक और नेटफ्लिक्स और गूगल एंड ऑल दोस, यू नो, अमेज़न, दे तो केम आफ्टर 2000 ना, लेकिन उसके पहले भी इक्विटी मार्केट ने अमेरिकन में मल्टीपल बिलियनियर्स बना दिए थे. तो ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा. जिनको ज्यादा लगता है कि उन्होंने पैसा नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. ऑफ कोर्स देयर इज अ वे टू इवैल्यूएट प्रोजेक्ट्स. अभी जैसे पिछले 3 साल की बात करें, यदि 2 या 3 साल में, तो कई टॉप क्लास प्रोजेक्ट आए. जैसे एक सोलाना है, वो एथेरियम का, वो भी लेयर 1 सॉल्यूशन है, मतलब प्रॉपर ब्लॉकचेन है. उसके ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएंगे, उसके ऊपर भी यू नो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनेंगी, टोकन्स बनेंगे. सेम विथ एवलांच रे. दीज आर द प्रोजेक्ट्स, यू नो, वेयर टीम वाज स्ट्रांग एंड दे आर धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं अभी. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों को, इफ दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे, एज आई मीन इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं. और दीज आर द प्रोजेक्ट्स विच आर देयर इन टॉप 50 और टॉप 25 और इवन इन टॉप 100 ऑफ कॉइन मार्केट कैप. सो कॉइन मार्केट कैप में से वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां से जाके फिर वो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं. थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगाए, जैसे अविनाश ने कहा, लेकिन there is absolutely no, I mean, there's no upper limit. You know, those who have made money, they can make money, and those who are entering now, they can make even further more money. तो मैं कहूँगा ऐसा कोई समय का वो नहीं, अच्छे प्रोजेक्ट देख के और कभी भी घुस के और कभी भी अच्छा इसमें से मुनाफा बनाया जा सकता है. अब कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास में. एक सवाल है गौरी जोशी का, और वो पूछ रही हैं, has Indian government finally recognized crypto by taxing the returns? Anush, what do you have to say for that? It's a very interesting question, and it's probably the most popular question these days since the time tax law आया है. टैक्स लॉ स्पेसिफिकली स्टेट करता है कि अगर इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी तरीके की इनकम को टैक्स करती है, वो उस इनकम को लीगैलिटी या लीगल स्टेटस अफोर्ड नहीं कर रही है. दैट इज बिकॉज Indian government has a share or is your partner in your business no matter what you do. अगर आपकी स्मगलिंग की भी इनकम है, इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स का शेयर ले सकती है. दैट डज नॉट मीन आपकी स्मगलिंग एक्टिविटी लेजिटिमाइज हो रही है. सेम वे, जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी इनकम को टैक्स किया है, the reverse is not true that because this income is taxable, ये एक लीगल एसेट, सॉरी, एक ये अब रिकॉग्नाइज्ड लीगल स्टेटस मिल गया है इसको. That is still in the gray. इस टाइप की इकोनॉमी, इस टाइप के एसेट को लीगल रिकग्निशन कब मिलेगी, ये हम वेट कर रहे हैं. होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन और द नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हमें पता चलेगा. वी होप दैट इट विल बी अ पॉजिटिव रेगुलेशन एंड इट विल नॉट हर्ट द इंडस्ट्री. बट जस्ट बिकॉज टैक्स इस पे इम्पोज किया गया है इसीलिए लीगल है, दैट इज नॉट ट्रू. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हाँ, शायद सभी ये लोग सोच रहे हैं कि अगर टैक्स कर दिया है तो भाई अब लीगल हो गया, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक देयर. लेकिन इसी से जुड़ा फिर दूसरा सवाल आ जाता है अनुज, दैट यू नो, जो कि धीरज चावला जो हैं वो पूछ रहे हैं, व्हिच इज दैट कि क्या हम ओवर कॉशियस नहीं है जब पूरा जो दुनिया है वो डिजिटल एसेट्स की तरफ चल रही है, and the world is moving. So he has written that when the world is moving fast forward in digital assets without barriers, why are we not doing that? Who would want to take that? Anush, would you want to? Yeah. And then I can come to you. I'll quickly take this. So everybody is moving quickly into digital assets, and even the Indian ecosystem, investors, traders, they are getting into it heavily. They understand iski kya value hai. However, governments are slow. This technology evolves so much in 3 to 6 months. It's very difficult to stay ahead of this technology. Government का reaction थोड़ा से time बाद आ रहा है. That is not only the case with India, it's the case with other countries as well. However, yes, the Indian regulator has been a little slow to react, but I think the silver lining here is the industry is still open. Whoever wants to participate can participate, and as long as that is happening, Indians have as much of an opportunity to engage as does anybody else. Avinash, you wanted to say something on this one.
तो दो तीन चीजें एक्चुअली। पहले तो ये है कि आई थिंक अनुज ने पहले बोला कि जैसे कि जो टैक्स है उसका कोई मतलब नहीं है कि ये लीगल है कि इलीगल है। उसका रिवर्स भी ट्रू है कि जो क्रिप्टो है वो कभी भी इंडिया में इलीगल नहीं था और आज की डेट में भी इलीगल नहीं है। इनफैक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिस्कशन हुआ था। जो हम लोग गवर्नमेंट से अभी जो बातचीत चल रही है, जो गवर्नमेंट लाना चाहती है वो रेगुलेशन लाना चाहती है ताकि जो लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं, जो कस्टमर इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो इलीगल है इंडिया में। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें एक्चुअली हमको ना दो चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक तो इन्वेस्टर है जो बिटकॉइन ईथर में या जो बाकी प्रोजेक्ट्स में उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा जो है वो जो लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अगर हम सोलाना में जो काम कर रहा है, जो पॉलीगॉन जो क्रिएट कर रहा है, वो लोग इंडिया में जाके क्रिएट कर रहे हैं कि वो इंडिया के बाहर क्रिएट कर रहे हैं? और क्या हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं उनको कि हम इंडिया में ही क्रिएट करें वो टेक्नोलॉजी को, बाहर जाके ना क्रिएट करें? वो आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एटलीस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, उसको क्लैरिटी देना। तो मुझे लगता है कि जो अगला बिग ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं जो इसमें बनने वाली हैं वेब 3 में, क्रिप्टो में, वो इंडिया से ओरिजिनेट होंगी कि इंडिया का टैलेंट बाहर जाके किसी बाहर की कंपनी के साथ काम करेगा और वहां उनको वो ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनाएगा? तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जो डिस्कशन है थोड़ा कम हो रही है। सिर्फ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हो रही है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है दैट यू कैन नॉट स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम मूविंग। तो अगर जब पूरा वर्ल्ड ही मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर आपके जो आपका जो टैलेंट है वो बाहर जाके काम करे, उससे अच्छा है यू वर्क हियर, यू रेगुलेट द एंटायर मार्केट, यू give the legitimacy and you move forward. That's an interesting, again, I mean, that seems like an interesting perspective which most people would have, कि अब शुरू तो है ही, आप रेगुलेट करके उसको आगे बढ़ाएं. But Mr. Kotaria, I would want to take your opinion on Dheeraj's question. Do you want me to repeat it, sir? No, that's fine, Mugdha. And मैंने बाकी पैनलिस्ट को सुना, उन्होंने काफी अच्छी पॉइंट्स बोली. मैं धीरज जी को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनके क्वेश्चन से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता, थोड़ा सहमत पूरी तरह से नहीं हूँ. अगर आप ग्लोबली देखेंगे इसको तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बाकी कंट्रीज के मुकाबले स्लो चल रहा है या इंडिया इज एन आउटलायर, ऐसा कुछ नहीं है. पूरा स्पेक्ट्रम है ग्लोबली. मतलब आप अगर देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज, माल्टा, जिब्राल्टर, हमने देखा, एल साल्वाडोर एक्सेट्रा, या वेनेजुएला, जिनका जहाँ पे अडॉप्शन फॉर वेरी स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस बड़ा है. अब लोग कह रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी वजह से रशिया में भी, मतलब रशिया हैज बिल्ट उनके अपने, उन्होंने नेशनल रिजर्व्स काफ़ी सारे क्रिप्टोज में डाले हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको वेलकम है. अगर आप यूएस जैसी कंट्री देख लोगे जिसको हम यूजुअली फाइनेंशियल सर्विसेज में या पेमेंट्स में वन ऑफ द टॉप इफ नॉट द टॉप मानते हैं, आज तक वहाँ पे रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं आई. अभी हमने पिछले हफ्ते या इस हफ्ते पढ़ा कि प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल कम अप विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और ये सालों से चल रहा है. आई एम श्योर बाकी पैनलिस्ट भी इस पर अग्री करेंगे, ये कि ये CFTC के अंडर में कमोडिटी है या एसेट क्लास है, सिक्योरिटी है, तो इस SEC के अंडर में आना चाहिए या फेडरल रिजर्व के अंडर में आना चाहिए. तो इंडिया इसमें इस बारे में आउटलायर नहीं है, ये पहली बात. आप सिंगापुर देख लो, अभी रिसेंटली, आई थिंक बस अभी आने वाला है, अभी पब्लिक कंसल्टेशन चल रहा है, जो ऑमनीबस लॉ के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे दे हैव सेड वेरी क्लियरली कि अगर आप जब तक आप सिंगापुर में रजिस्टर्ड एंटिटी हो, एक्सचेंज हो, चाहे आप सिंगापुर कस्टमर्स को नहीं भी टारगेट कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, यू विल बी कवर्ड बाय आवर रेगुलेशन. तो सिंगापुर तो मतलब यहाँ पूरे एशिया में एज वन ऑफ द फाइनेंशियल सेंटर्स माना जाता है. दे हैव आल्सो टेकन अ रीजनेबली कॉशियस अप्रोच. अगर आप इसके मुकाबले यू सी एस अनदर हब लाइक UAE, so UAE is taking a more maybe open-minded approach. So ये पूरा स्पेक्ट्रम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन चाइना तो हम सब जानते हैं, चाइना ने तो इसको आउटराइट काफ़ी बार बैन कर दिया, माइनिंग भी बैन कर दिया. सो बहुत सारी लार्ज कंट्रीज है जो अदर, और अब चाइना में हम जानते हैं कि अदरवाइज पेमेंट सिस्टम्स आर अमंग्स द मोस्ट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड. आप WeChat पे या Alipay वगैरह देख लो, दे आर द सॉर्ट ऑफ ओरिजिनेटर्स ऑफ द वॉलेट्स. तो आई डू नॉट एंटायरली एग्री कि दुनिया कहीं और जा रही है और इंडिया कहीं और है. ये दूसरी बात. और तीसरी बात, हमको समझना पड़ता है, जैसे मैंने कहा, कि पॉलिसीज चाहे ये डिसेंट्रलाइज्ड भी हो
कभी भी सेंट्रल बैंक को वहाँ के लोकल सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही बनाना पड़ता है. आई मीन ऑल सेड एंड डन, लेट्स एक्सेप्ट इंडिया इज रिलेटिवली अ पुअर कंट्री, मिडिल क्लास में हमारा एक सेविंग्स का कल्चर है, तो हम इसको रेकलेसली नहीं. इफ यू आर द सेंट्रल बैंक, आपके कुछ ऑब्लिगेशंस भी बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस के भी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप होलसेल में जिस चीज़ का अभी तक रेगुलेशन आया नहीं है उसको आप पूरी तरह से मतलब ओपन नहीं कर सकते, या जहां आपको डर है. मैंने वो ट्यूलिप मेनिया के बारे में बात करी, तो जो और मैं तो काफी सेंट्रल बैंक से दुनिया भर में एंगेज करता हूँ, डील करता हूँ, तो आई कैन से फर्स्ट हैंड ये कंसर्न्स आर नॉट यूनिक टू आरबीआई और इंडिया, एंड दे आर वेरी लेजिट इन देयर ओन वेज. तो हमको ये भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हो सकता है कि आरबीआई स्लो हो, बट परहैप्स दे आर गोइंग कॉशियस बिकॉज वो उनको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. और ऐसा नहीं है जो बाकी पैनलिस्ट ने हमारे कहा कि जस्ट बिकॉज आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते, इसका मतलब नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में कंजर्वेटिव. ये हमको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है जिसमें एंटरप्राइज, अभी आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी इन्वॉल्व विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन देयर स्टेट लेवल ब्लॉकचेन पॉलिसी रोल आउट. अगर आप देखोगे इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और मैं हर कॉन्फ्रेंस में उसका एग्जांपल देता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पीछे है, या जैसे हमने सुना सोलाना वगैरह डेवलपमेंट हब है इंडिया फॉर सो मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. तो आपको टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, enterprise and government adoption at scale समझना पड़ेगा versus investment. They have just taken a cautious approach or conservative approach only on the investment side of things, and I think for very good reasons. तो हमको, मेरे हिसाब से तो हमको RBI को मैं तो उनकी सराहना करूंगा कि rather than having gone reckless, और हम इसको, मैंने सिंगापुर का एग्जांपल दिया, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS, they are considered to be the gold standard of सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेटर्स इन एशिया. उन्होंने भी कंजर्वेटिव लिया है, तो कुछ तो कारण होंगे ना वहां, तो वो तो फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है. तो आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू टू आरबीआई. वेरी वेल पुट. अब अगर इससे थोड़ा हम टेक्निकल सवालों की ओर बढ़ें, अनुष, वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो आस्क इज कि हमारे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, कि हमें कितना किस तरीके की रिस्क एपेटाइट लेके हमें चलना चाहिए. हमेशा ये कहा जाता है, जैसे कि अविनाश ने भी कहा, कि यू स्टार्ट स्मॉल और आप थोड़ा संयम बरतते हुए चलें, पेशेंस रखें, बट पोर्टफोलियो का आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कितना हिस्सा लोगों को ठीक लगेगा टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज? श्योर. अभी के टाइम पे जो रेकमेंडेड पोर्टफोलियो एलोकेशन है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 1 and 5%. अगर आप ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप, इफ यू आर से बिलो 30, आप अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग मोर रिस्क, पोटेंशियली इन दैट केस यू कैन लुक एट एन एलोकेशन a little more than 5 between 5 and 10% as well. However, this is a very very volatile economy. This is a 24/7 market. इसमें अगर आप रात को जब सोने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन इज एट $100 फॉर एग्जांपल, जब आप उठे तो हो सकता है कि वो $50 पे आया हो. There is no stop loss, there are no circuit breakers here. This is a 24/7 market. तो इस मार्केट को एक टाइम पे डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है. The recommendation is put a very small percentage initially, get comfortable with how the market works, and then slowly increase your exposure. However, depending on your risk profile, depending on आपकी financial stability, आपका financial status क्या है, don't risk more than you are willing to lose. आपका हमेशा एक budget होना चाहिए that I am willing to lose all of the investment that I'm putting here. I'm not saying that's possible, but I'm just saying that एक ये mentality आप रख के चलें, you will be cautious in deciding the amount of investment. Alright. मनोज, दूसरा सवाल जो लोग अक्सर पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद पूछते हैं वो ये है कि अगर मैं क्रिप्टो को अपने दूसरे एसेट्स के साथ में कंपेयर करता हूँ या करती हूँ, तो क्या मैं उनके अगेंस्ट बोरो कर सकती हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और साथ ही जो मेरी पैसिव इनकम है क्या उसके ऊपर मैं और अर्निंग कर सकती हूँ? तो ये दो सवाल हैं, एक होल्डिंग से रिलेटेड है और एक पैसिव इनकम से रिलेटेड, मतलब पैसिव इनकम और होल्डिंग से रिलेटेड, और दूसरा बोरोइंग से रिलेटेड है. देखिए, दोनों एक ही वो है कि अभी 2020 में कई सारे प्रोजेक्ट्स आए थे जिनको डीफाई प्रोजेक्ट्स बोलते हैं. इसमें लेंडिंग, बोरोइंग एंड यील्ड फार्मिंग जिसको बोलते हैं,
वो शुरू हो गए। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों को समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कई और प्रोजेक्ट्स बन गए उसके ऊपर, अच्छे प्रोजेक्ट्स बन गए जो आपको you just put your money there and then they will generate yield for you. So there are ways to earn against your crypto. You know, you can lend your crypto, or you want to borrow against by giving collateral of your crypto. You can do that and use that borrowed USDC or other amount to do something else on the DeFi platform, and in the process earn it. एक तो वो है, लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आता तो वो सेफी प्लेटफॉर्म भी है, ब्लॉकफाई टाइप के और भी सेल्सियस टाइप के, वहां जाके वो अपना डाल सकते हैं और वहां से अर्निंग ले सकते हैं। मार्जिन लेंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो एक्सचेंजेस हैं, ग्लोबल एक्सचेंजेस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट ज़ेपे, बट ग्लोबल एक्सचेंजेस में भी है अर्निंग की। आई मीन यू कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन योर असेट। So वो possible है, of course, against your cryptocurrencies in your you are holding. नॉर्मल आदमी तो पैसा वैसे देता नहीं, ना कोई इंस्टीट्यूशन देती है, तो आपको इकोसिस्टम में ही वापस आना पड़ता है उसको अर्न करने के लिए। अविनाश, can I put this question to you? ज़ेपे के दो तीन बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि बहुत क्लाइंट फ्रेंडली हैं। Could you please tell us about those? हाँ मुग्धा, सो बेसिकली हम लोग एक्चुअली दो तरीके के अभी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं इस उसमें। एक तो कस्टमर जो है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट राइट वर्ड है कि नहीं है, बट पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं अपने क्रिप्टो के ऊपर। और दो तरह के फीचर है। एक तो इंटरेस्ट वाला फीचर है जिसमें आपको बेसिकली लॉक इन करना पड़ता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। उसमें आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक अर्न करके एक फीचर है जिसमें हम कुछ कॉइन्स हैं जिसके ऊपर हम एक रिटर्न देते हैं कस्टमर को सिंपली बाय जो हमारे पास वो रखते हैं क्रिप्टो उसके ऊपर। तो ये दोनों फीचर्स अवेलेबल है हमारे पास। जो लेंडिंग वाला फीचर है कि क्या कस्टमर अपने क्रिप्टो के अगेंस्ट बोरो कर सकता है कि नहीं बोरो कर सकता, तो देखिए इंटरनेशनली तो काफी ज्यादा हो रहा है। काफी इस मामले में काफी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं। काफी बोरोइंग, लेंडिंग, बोरोइंग दोनों हो रही है। इंडिया में अभी भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच है कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है, वो हम लोग कभी भी एवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये अभी नहीं है इंडिया में, बट आप पैसिव इनकम जरूर अर्न कर सकते हैं अपने क्रिप्टो के ऊपर ज़ेपे के थ्रू। राइट। अब अगर हम थोड़ा फोकस करते हैं इस तरफ कि कौन सी ऐसी करेंसीज हैं या यूनिट्स हैं जिनको लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, और यही किंजल का भी शायद सवाल है। लेट मी जस्ट स्क्रॉल थ्रू दैट। किंजल जैन वो पूछ रहे हैं कि व्हाट टू बाय फॉर फ्यूचर्स। और अगर इसी को अगर हम थोड़ा सा और इस सवाल का दायरा अगर मैं बढ़ाऊं, तो ये जानना जरूरी है कि हर रोज आप नई नई बातें सुनते हैं, तो कहाँ पढ़ा जाए, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाई जाए कि ये चीजें जो हैं अभी इन्वेस्ट करनी चाहिए इसमें, ये एक ग्रोइंग पोर्टफोलियो है या इसके पीछे डेवलपर्स कौन है, उस तरीके की जानकारी कहाँ से मिल सकती है? मनोज, वुड यू वांट टू टेक दैट? सो बेसिकली देखो, दो तरह की चीजें हैं। एक तो नए प्रोजेक्ट्स हैं। अब नए प्रोजेक्ट्स में पहले 2017 में जैसे ICO आए, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग से कई लोगों ने मतलब 80-90% वो प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए। तो एक तो है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब आप घुस सकते हो। अब उसके और भी प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी अब वो अवेलेबिलिटी है, IDO जिसको बोलते हैं, IEO इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग भी है। सो यदि एक तो इनिशियल स्टेज में आप कर सकते हो। दूसरा जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एज अनुष आल्सो सेड, इनिशियल टॉप 2-3, आई वुड से टॉप 25 में ही आप कर सकते। यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीन tested by community driven. This is a community driven economy, so they've been tested by community and they have been doing good. That's why they are in top 25. I mean that list is actually genuine. उसके अलावा भी, लेकिन यदि आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझना है, देखना है, तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी टीम के बारे में देख सकते हैं। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो।
their vision, what they want to achieve, what problem they are solving. Okay, and who are backing that project, means who are the venture cap, like एक है Coinbase Venture है, Pantera Capital है, ये लोग जो जब जाते हैं तो ये प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं प्रोजेक्ट. व्हेन दे डू दिस, दैट मींस इसको हम कंपेयर करें तो जब हम यदि लोन लेते हैं ना किसी प्रॉपर्टी पे खरीदने के लिए, तो वो बैंक वाले अपने लॉयर से पूरा सब क्लियर करा देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी अनडिस्प्यूटेड है. Similarly, if a VC is already invested in a project, then that project ought to be very good. I mean, a good. And then there are researchers from Stanford who are making some new blockchain or new, say, handling the transaction speed, और तो वो वाले चीजें हमको उनकी वेबसाइट से या वहाँ से पता चलेगी. But as Anush said, that इतना information source है, इतना information है available, and one has to be little cautious in, इसलिए उसी के प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़े. सोशल मीडिया में be careful about seeing a project in social media, क्योंकि सोशल मीडिया में 90% टाइम यदि फीड सिमिलर होती है तो समझ जाओ ये मार्केटिंग गिमिक है. So you have to do your own diligence, your own research. Do charts and technical analysis work in crypto? ये एक और सवाल आ रहा है. So Manoj, would you take that question? Yes, of course. देखो थोड़ा सा कवर कर रहा है अभी. देखो चार्ट्स और चार्ट्स तो शुरू से ही ट्रेडिंग में, चाहे वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक की ट्रेडिंग हो, चार्ट्स, टूल्स, एल्गोरिदम्स, वो तो उसके बिना तो होता नहीं है. क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी, क्योंकि आपकी कैंडल है, विक्स है, वी कैन एक्चुअली सी व्हाट इज गोइंग डाउन, व्हाट इज गोइंग अप, एंड यू इफ यू आर डीप ट्रेडर और रिसर्चर, you can actually make out sense from those. नॉर्मल जनता के लिए वो चार्ट्स वगैरह पढ़ के वो तो सिर्फ एनालिसिस ही सुन के कर सकते हैं. Those who are initial trader and those who are initial people who are in the space, who are not deep trader, उनको तो YouTube में वीडियो देख के ही समझना पड़ेगा. But yes, they make sense. Chart absolutely makes sense, and they give a broad direction of the where the currency or the project is moving. Avinash, one of the things that Zeppe has been doing is customer literacy. और Zeppe पे मैंने आपका blogs हैं, आपके tools हैं. What has been the trend like? आपने लोगों का engagement किस तरीके से बढ़ते देखा है, और उनके अमूमन जो सवाल हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं? Is it about entry level or is it now mid level? What are the trends are you seeing? क्योंकि जो आपके जो लिटरेसी प्लेटफॉर्म जो है आपका, जहां पर हम क्रिप्टो की समझ की बात करते हैं, वहां पर लोग जो हैं वो किस तरीके के सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं? देखिए, हर तरह के सवाल आते हैं हमारे. एक्चुअली काफी ब्लॉग्स के ऊपर काफी सवाल आते हैं कस्टमर से, जो हमारा इंटरेक्शन होता है. तो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो सवाल आते हैं. कुछ लोग जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो सेफ है कि नहीं है. कुछ लोग जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में, जैसे सोलाना प्रोजेक्ट है, पॉलीगॉन है, उनके बारे में, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारी राय जानना चाहते हैं. कुछ कस्टमर्स होते हैं जो आज की डेट में, जैसे जो सेल्फ कस्टडी जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन, तो सेल्फ कस्टडी कैसे होती है क्रिप्टो की, कैसे हम हार्डवेयर वॉलेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके ऊपर काफी सवाल आते हैं. तो हर तरीके के सवाल आते हैं, और कुछ बेसिक सवाल होते हैं कि भाई कि इसके पीछे क्या है, क्रिप्टो के पीछे क्या अंडरलाइन कुछ होता है कि नहीं होता है. तो मुझे लगता है काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के सवाल आते हैं. बट आई थिंक पिछले कुछ टाइम से उसके ऊपर भी सवाल आ रहे हैं कि जैसे हम कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ पैसिव इनकम उसके ऊपर के नहीं, लोन उसके ऊपर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते क्रिप्टो को अगर हम कोलैटरल देकर. तो हर तरह के सवाल हैं मुझे लगता है जी. और अभी जो हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत टेक्निकल हैं. अनुष, आई एम कमिंग टू यू फॉर दिस वन. राकेश आर के भारद्वाज साहब पूछ रहे हैं
Will tax on gains through purchase sale of crypto be treated like ITCG, STCG? And what is the holding period to qualify for each type of gain? Eligibility for each. मैं verbatim उनका सवाल पढ़ के आपको बता रही हूँ. So go ahead. Yeah, that's a very interesting question. The answer to this is that until 31st March, which is basically 5 or 6 weeks from now, you can still classify as a long-term capital gain or a short-term capital gain, because 31st March तक कोई भी clear guidelines नहीं है digital assets के बारे में, और जो existing law है उसके अंदर आप इसको as a capital asset treat कर सकते हैं. However, 1st April onwards, the government has clarified that इसका एक separate asset class है, which is called virtual digital asset. उसका डिसलव होगा और उसका टैक्स रेट फिक्स्ड है. इन दैट केस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इसको नहीं अप्लाई करेगी, एंड इन दैट केस इस पे कोई होल्डिंग पीरियड का रेलेवेंस नहीं है. 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप इसको जितने भी टाइम के लिए रखें या बेचें, आपको फ्लैट 30% टैक्स ही देना पड़ेगा ऑन द प्रॉफिट. प्रायर टू दैट, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज ड्रॉइंग क्लोज, अगर आप एज अ इन्वेस्टर आपने इसको एक्वायर किया है और आप इसको सेल कर देते हैं बिफोर 31st मार्च, देन आप इस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जरूर क्लेम कर सकते हैं. All right, Mr. Kotaria, I'm coming to you for this question from Anil Pathak. वो पूछ रहे हैं, where lies margin of safety in crypto? Well, I think अब तक तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है इस पे और सारे पैनलिस्ट ने बताया है. देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो अल्टीमेटली इसको दो तरह से देख सकते हैं. पहला तो ये है कि एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस विच हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर मैच्योर, क्रिप्टो डेफिनेटली ज़्यादा वॉलेटाइल है. तो एवरीथिंग अल्टीमेटली स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ योर रिस्क एपेटाइट. वो तो आपको रखना ही पड़ेगा. इसमें कोई नोबडी कैन से इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स है या वाई है. सेकेंडली ये है कि विद इन क्रिप्टो ऑल्सो, जैसे हमने सुना, आप इसको बिटकॉइन या BTC या ETH को आप लार्ज मार्केट कैप की तरह या मोर एस्टैब्लिश्ड टोकन्स की तरह देख सकते हैं. तो आप वहाँ पे देयर इज़ अ रिलेटिवली हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और अगर आप इसको ट्रेंड की तरह से भी देखोगे, आई डोंट बिलीव इन अगले 6 महीने 1 साल में क्या होता है. आप इसको 5-10 साल में देखोगे तो ट्रेंड समझ आता है हाइप के बियॉन्ड, कटिंग थ्रू द नॉइज. तो आप एक ज़माना था बिटकॉइन यूज्ड टू बी एज वॉलेटाइल, 30-40-50% का भी डेली स्विंग आता था. अब शायद इतना नहीं आता है, 10-15-20% जो अच्छे खासे स्टॉक्स में भी आता है. हमने देखा इन द लास्ट 2 मंथ्स जो नैस्डैक वगैरह में जो करेक्शन हुआ है, अच्छे स्टॉक्स, आई मीन फेसबुक एक दिन में 20% से गिरा है. तो अब वो एक स्टेज पे आ रहा है, चाहे उसका मार्केट कैप आप देख लीजिए क्लोज टू $1 ट्रिलियन, या उसकी वॉलेटिलिटी देख लीजिए, अब वो नॉर्मलाइज होती जा रही है. आई वुड से इट्स गेटिंग नॉर्मलाइज्ड. और बाकी जैसे हमने बाकी पैनलिस्ट से सुना, देयर आर अदर न्यूअर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे वही है हाई रिस्क हाई रिटर्न. मतलब ये तो लॉ ऑफ मार्केट्स है, देयर आर नो फ्री लंचेस. आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न हो सकता है. और अगर आपको सेफ रहना है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो आई वुड स्टिल एडवाइस कि आप बिटकॉइन या ETH के लिए जाइए, मोर सो बिटकॉइन. इथेरियम आपको समझना पड़ेगा. इफ यू आर कन्विंस्ड दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीफाई इज द वे फॉरवर्ड, तो आप जाइए. बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इन बड़े मार्केट कैप टोकन्स में रिलेटिव टू इक्विटी मार्केट्स, आई थिंक अब थोड़ा बहुत एट पार होता जा रहा है. बाकियों में अभी भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी लोअर. ग्रेट. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मनोज, आई विल कम टू यू फॉर दिस वन. ये सवाल अक्सर लोग इसलिए भी पूछते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो शायद ठीक ठाक है, तो मैं भी इस मार्केट में एंट्री कर सकती हूँ. तो रिया का ये सवाल है. रिया मनवोल इज आस्किंग कि हाउ मेनी इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज टुडे. कितने लोग कर रहे हैं और क्या कोई राउंड फिगर है? या देखिए 15 से 20, आई मीन 1.5 to 2 crores is the number when people are actually involved in this, including the centralized and decentralized entities. So there's a company which monitors it, and that's the number which are active. There are inactive wallets also in India. There's a good number of inactive wallets. So that's why people sometimes say that 3 crore 4 crore तक लोग हैं, but आप मान के चलो 2 करोड़ लोग तो हैं ही हैं. एंड 2 करोड़ बहुत ज्यादा लोग होते हैं. आई मीन 2 करोड़ मीन्स 20 मिलियन है. 2 करोड़ बहुत ज्यादा लोग होते हैं. एंड दे आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इकोनॉमी. आई मीन so which is a good number, you see, which is a very good number as compared to people who
or called financial literate in India. Around 40 crore people are called financially literate. उसमें से आपका 2 से 3 up to 4 crore people. I mean, 10% of that are in cryptocurrency, which is a very big number. Great. Sumit has asked, and Sumit Pant है, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो 30% का taxation है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है. He is asking, can it be decreased somewhat in future? कि क्या कोई hope है कि भाई tax जो है वो थोड़ा कम कर दें? This is the exact purpose of the budget. Every year the government reconvenes to discuss laws, and at times when they feel कि जो last year उन्होंने law introduce किया है उसको थोड़ा सा modify करना है, where they feel that implementation will be better, results will be better, they have the full power to modify it. And I believe it's possible. Government has seen that people have made tremendous returns in the last few years, and that is why they have come out with a flat 30% rate. Moving forward, agar government ko ye lagta hai that the level of compliance or the level of disclosure has been low, and possibly at a reduced rate of say 25% or 20%, they can incentivize more people to come and disclose, to pay taxes. It's a very, very high likelihood. The government is open to discussions. वो stakeholder से बात कर रहे हैं. They will try and understand what is the best way to implement this. So this is not a 1 year or a one shot regulation. This will evolve over a period of time. मेरे हिसाब से अगले 5 साल में जो क्रिप्टो की रेगुलेशंस होंगी, they will make a lot more sense than they do today. It बहुत but it is also a kind of question जिससे लोग जो हैं जो डर के काम कर रहे हैं उनको भी लग रहा है कि ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है. If the government totally bans crypto in India, what shall be the future of all trading platforms, and how are we going to get our funds back? Ankita Tanna ये पूछ रही हैं और Manoj, all right, go ahead. Look, this is a hypothetical question, and even if this situation arises, government will give enough time for people to take their asset back and liquidate them. But this is a very hypothetical question now, because I have been involved with Government of India for last 2 years, and I have had multiple discussions with ministry officials as well as ministers, as a part of the team, as well as part of larger group, smaller group. So abhi, the government understand that banning crypto is not a solution. People can still do everything in crypto. So government is not thinking it's like banning internet, which is not possible. But if you see, in late 90s, we had a lot of politicians who were talking about banning internet. So it will not happen. So it's just take that burden away from it. And if by any chance, if we have a chance of that 1%, then government will give opportunity for you to liquidate. Yeah. Just a second. Yeah. Avinash, is that the question that comes to you also and at the platform? Do people ask you that question? हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है, एक्चुअली काफी बार आता है. और आई थिंक वो जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ होता है ऐसा तो कस्टमर के फंड्स का क्या होगा. तो उसमें आई थिंक काफी क्लियर है कि हमारी तरफ से हम लोग कमिटेड है कि जो कस्टमर की फंड्स है उसको सेफ रखने के लिए. और जो गवर्नमेंट की साइड से भी आई थिंक गवर्नमेंट का भी यही रहेगा, क्या नाम है, यही उम्मीद रहेगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट यही करेगी कि कस्टमर का जो फंड्स है वो प्रोटेक्ट रहे. जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट करा है क्रिप्टो में, उनको नुकसान ना हो. आई थिंक गवर्नमेंट की भी वो एक काफी जिसे बोलते हैं कि उस तरफ गवर्नमेंट की भी एक डायरेक्शन कोशिश रहेगी उनकी. करेक्ट है ना. अविनाश, ये सवाल मैं हमेशा आपसे करती हूँ, ये सवाल हमेशा कोई ना कोई पूछता है, और आकृति मोरे ने आज ये सवाल किया है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बाय अ क्रिप्टो करेंसी? देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म में 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं क्रिप्टो खरीदना. कोई भी आप बिटकॉइन, ईथर या कोई भी और जो क्रिप्टो है 100 रुपए से
शुरू कर सकते हैं। इसका देखिए बेसिकली आइडिया ये है कि 100 रुपए से शुरू करने है कि आप आके एक बार देखिए कैसे सिस्टम वर्क करता है, अपने आप को एजुकेट करिए, और उससे जब आपको जब समझ में आता है, जब आपको लगता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करिए। इसलिए हम लोगों ने जो थ्रेशोल्ड है थोड़ा काफी कम रखा है उसमें। All right. Okay. Now we have some closing comments. Mr. Kotaria, आपसे मैं शुरू करती हूँ. What are the trends that you are seeing in the market? और रिया का भी एक सवाल था कि कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. Would like to take your viewpoint also on that. कि लोग interested हैं ये जानने में कि और कितने लोग हैं इस मार्केट में. Also, what are the future trends you are seeing? Certainly, thank you for that. And ये बहुत ही enlightening conversation रहा, हमने काफ़ी सारे topics cover किए. मैं रिया जी के लिए सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा हर शो में और हर कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टर्स के लिए कहता हूँ कि देखिए, चाहे 1.5 करोड़ लोग हो चाहे 15 करोड़ लोग हो, आपको अपना होमवर्क और ड्यू डिलिजेंस जैसे सारे पैनलिस्ट ने कहा खुद करना पड़ेगा और खुद का कन्विक्शन और अदरवाइज लाना पड़ेगा. मतलब जिसको हम फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें बिल्कुल मत जाइए. देयर इज़ अ ग्रेटर फूल्स थियरी जो इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं कि मतलब जस्ट बिकॉज ये ऊपर जा रहा है, मैंने खरीदा बिकॉज पिछले वाले ने खरीदा और मेरे बाद किसी और ने खरीदा, कहीं ना कहीं आके ये एंड हो सकता है. तो जैसे हमने बाकी पैनलिस्ट से सुना और अनुज से भी सुना कि आप उतना ही इसमें निवेश करिए जितना यू आर रेडी टू लूज फुली. मतलब होगा नहीं, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो आई विल एडवाइस कि आप फोमो के हिसाब से, ऑफ कोर्स इट्स कंफर्टिंग कि 1.5 करोड़ लोग करते हैं, बट जरूरी है 1.5 करोड़ में से सबने इसको समझा होगा. हो सकता है ये 1.5 करोड़ ऐसे ही बना, इसमें से मुश्किल से 1 लाख लोग समझते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग. तो आपको अपना रिसर्च और अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, चाहे 1.5 करोड़ लोग करें या 15 करोड़ लोग करें. और ये होता है, जैसे 2-3 महीने पहले मैं एक और शो में था, तब मेरे को ऐसे ही कोई सवाल पूछा गया था अबाउट मीम टोकन्स एंड शिबा इनू. तब शिबा इनू वाज द रेज इन इंडिया, और मैंने तभी भी कहा था कि ये मतलब कहीं ना कहीं इट विल एंड बैडली फॉर इन्वेस्टर्स. एंड मतलब थोड़ा बहुत मैंने चार्ट्स भी देखा था उसके पहले. संयोग की बात है कि 2 हफ्ते में इट फेल बाय 50-60% एंड पीपल वर देन काइंड ऑफ सैड एंड अनहैप्पी. तो ये मैं एक थोड़ा कॉशनरी कहना चाहूँगा. जैसे हमने अविनाश से भी सुना कि आप छोटा निवेश करिए, समझिए, और इट हैज़ टू फिट विद इन योर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एंड रिस्क प्रोफाइल. दैट्स वन. सेकेंडली, टू द क्लोजिंग क्वेश्चन कि इसमें ट्रेंड्स क्या है, देखिए इसमें काफ़ी सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं इसमें 3 बड़े ट्रेंड्स देख रहा हूँ जो शायद इसको 5-10 साल में डिफाइन करेंगे. अगेन आई लाइक टू टेक दैट काइंड ऑफ 2030 और 2035 व्यू. अगले 1 साल 18 महीने में तो अप्स एंड डाउन्स एंड वॉलेटिलिटी चलती रहेगी. पहला ये है जो हमने बाकी पैनलिस्ट से भी सुना, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और DeFi, विच इज लाइकली टू बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन. के DeFi में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्लैरिटी आएगी. हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी सुना, अविनाश ने भी कहा, सेल्सियस वगैरह के बारे में भी सुना, यील्ड फार्मिंग के बारे में सुना. बट मैं इसमें भी एक कॉशनरी टेल ऐड कर दूं कि एट दिस पॉइंट ये वहाँ पे है जो क्रिप्टो 2 या 3 साल पहले था, जिसमें कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी है नहीं. तो आपको समझ के करना पड़ेगा कि आप यील्ड चाहते हो, तो इसमें अल्टीमेटली रेगुलेशंस आर नॉन एग्जिस्टेंट और वेरी वेग. और हमने लास्ट ईयर देखा यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म BlockFi को $100 मिलियन फाइन किया, सेंगे ये तो आप मतलब सिक्योरिटीज लॉ के वायलेशन में हो, आपको सिक्योरिटीज का लाइसेंस है और आप जाके इसको लेंडिंग कर रहे हो. हाउ कैन अ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म डू लेंडिंग? सो बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस है. लाइक एवरीथिंग एल्स, इसमें भी क्लैरिटी आएगी अगले 2-3-5 साल में. But I think that will be important because this could be the next big push or the next big thing. जैसे आपने भी पूछा कि ये जो टोकन तो मैंने ले लिए, बट उसमें से कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं. बैंक डिपॉजिट में आपको 6-7% तो मिलता है ना. तो वो DeFi की क्लैरिटी विल बी अ बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड. दूसरा, आई थिंक आई पर्सनली, बिकॉज मैं इसमें काफ़ी इन्वॉल्व भी हूँ काफ़ी रेगुलेटर्स के साथ, CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, और वो किस तरह से शेप होते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने सेंट्रल बैंक्स लॉन्च करते हैं. हमने डिजिटल रूपी के बारे में भी सुना. आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली आई वुड से चाइना वाज अमंग्स द फर्स्ट जो सेंट्रल बैंक PBOC चाइना ने डिजिटल युआन लॉन्च किया था, और ऑलरेडी काफ़ी शहरों में लॉन्च हो चुका है. तो उसका कैसा रिसेप्शन होता है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, चाइना इज अ क्लासिक मार्केट जहाँ पे द बिग टू अलीपे एंड वीचैट पे क्या 1 बिलियन कस्टमर्स ऑलरेडी 8-10 साल से इन द मार्केट, और हर कोई वही वॉलेट चूज करता है. तो विल the digital yuan
बी एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ अडॉप्शन। उससे हमको एक आइडिया आएगा कि बाकी मार्केट्स में कैसे होता है। हमने देखा, मैं एक पैनल में था कुछ महीने पहले जब नाइजीरिया में ई नायरा लॉन्च हुआ था, उसमें कुछ इनिशियल टीदिंग ट्रबल्स आई है। तो आई थिंक CBDCs विल बी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट, बिकॉज अब सेंट्रल बैंक्स भी कहते हैं, जैसे हमने बाकी पैनलिस्ट से सुना, इफ यू कांट बीट देम देन जॉइन देम। इसको बैन करके तो वो अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइज है, कोई ना कोई रास्ता लेके लोग करेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम भी अपना एक डिजिटल फिएट करेंसी का एक डिजिटल वर्जन लॉन्च करें। एंड फाइनली मेरा अपना बिलीफ ये है कि अगर आप 10 साल बाद की बात करेंगे 2030 या 2035 में, तो देयर विल बी अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स और डिसेंट्रलाइज्ड मनी, आप उसको जिस तरह से कहना चाहोगे, एंड डिजिटल फिएट मनी जो CBDCs है। तो एक जगह डीफाई एक बड़ा ट्रेंड उभर के आएगा, एक जगह CBDCs आएंगे। मैं पर्सनली इसमें नहीं बिलीव करता हूँ कि इट विल बी आइदर और। कुछ लोग पूछते हैं कि CBDCs विल दे किल cryptos, will they kill DeFi, or will DeFi render CBDCs irrelevant? I think there will be a space for both, दोनों coexist करेंगे, and that is where it will be interesting to see। मतलब there is a reason why आज भी लोग US डॉलर या इंडियन रुपी में बिलीव करते हैं। वो अल्टीमेटली तो वो पीस ऑफ पेपर ही है, प्रॉमिसरी नोट है, आप उसको कह सकते हैं कि इसका कोई गोल्ड बैकिंग तो 1970 से खत्म हो गया, बट पीपल बिलीव इन द सेंट्रल बैंक, इन द सॉवरेन मनी। तो आई थिंक ये दो कोएग्जिस्ट होंगे। ये 3 बड़े ट्रेंड्स है जो मेरे हिसाब से 5 या 10 साल के हिसाब से देखने होंगे। इंटरमीडिएट तो काफी सारे ट्रेंड्स आएंगे, एंड आई एम श्योर हमारे बाकी पैनलिस्ट्स आर बेटर इक्विप्ड टू आंसर दैट। थैंक यू। Wow, what an insightful and comprehensive forecast there, Mr. Katadia. Manoj, would you like to add to that? Mr. Kotadia has kind of covered all the things, except one. I would say that cryptocurrency payments are going to become big. So we have currently today $100 billion of payments happening for purchases. We expect that in 2025, $0.5 trillion of payments will happen for purchases, and which will go up and up. So that's an area which is, I mean, there is a small hitch in India, is that legal tender and not legal tender, but there are ways. But globally, it's started getting accepted now, from gaming, iGaming, from travel, I mean, from everywhere. They now started giving the option of paying in cryptocurrency. So that's one big thing. And of course, as he said rightly, that there's in eventually it's going to be in 5 to 6 to 7 years time, maybe 2030, we have a equally strong regulated or kind of regulated centralized economy and decentralized economy. Both economies will prosper, and that's how we'll kind of move into the next part of our age. That's a futuristic look, और बहुत hopeful बढ़िया वाला look है ये। Anush, over to you. We've already covered medium to long term expectations. मैं बहुत ही short term specific budget specific बात करना चाहूँगा. What is the sentiment at the moment? जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, although they are happy that tax clarity आई है, they are very unhappy because there is a high tax rate, and also there is a huge compliance burden कि हर transaction पे 1% का TDS आपको deduct करके जमा करना पड़ेगा. This is going to cause major disruption to the people जो बहुत active traders हैं या जो बहुत active investors हैं. हमें government की wait करनी है for them to clarify ये provision कैसे implement होगा. Provision becomes applicable 1st July onwards, and until then I think everybody who has been in this space for some time will just be waiting कि government एक clarity दे. For new investors, they're very happy that government clarity लाई है taxation पे. इस asset class को अलग से एक terminology, एक नाम दिया गया है. They are willing to get into this space. That's great. However, ये जो compliance burden है, ये इन पे भी apply करेगा. They need to understand properly ये compliance burden क्या है, इसको कैसे implement किया जाएगा, and how can they ensure that they are on the right side of the law. I think ये next few months are very important to understand ये नई compliance और ये नया tax law कैसे implement होगा, and based on that हमें पता चलेगा कि इंडिया में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है. अविनाश, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू. अभी आज की कल परसों की तो ताजा खबर ये थी कि एडवर्टाइजिंग पर अब रेगुलेशन आ रहा है, और उस तरीके की भी regulations इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. बट वेयर डू यू सी
industry wise, your own work industry wise, and also people wise future trends आपको क्या दिख रहा है? दो तीन चीजें आई थिंक, एक तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट पे काफी क्लैरिटी आई है, काफी वो अगेन राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। टैक्सेशन पे क्लैरिटी आई है, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ इश्यूज है, जैसे टीडीएस वाला जो इशू है, होपफुली वो कुछ सॉल्व होगा अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में। तो मुझे लगता है डायरेक्शनली तो काफी अच्छा जा रहा है, खासकर इंडिया में। अगर हम एज ए इंडस्ट्री की बात करें, बिकॉज ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हम लोग, मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, बिकॉज मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री इंटरनेट से ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी। बिकॉज अगर आप देखो कि ये टोटल ओपन सोर्स है, मतलब अगर आप एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आप लिटरली उसका सोर्स कोड कॉपी करके और उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जो आप किसी ट्रेडिशनल, अगर आप टेक कंपनी में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इससे काफी ग्रोथ को काफी ज्यादा उसमें मोमेंटम आएगा आई थिंक, और हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे लगता है इस कितना बड़ा होगा। और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, सिर्फ आई थिंक फाइनेंस तक ही सीमित नहीं रहेगी, नॉन फाइनेंस जो एरियाज हैं उसमें भी आएगी। और मुझे लगता है कि अभी तक हम ऐसे ऐसे यूज केस आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं, मतलब तो मुझे लगता है काफी ब्राइट फ्यूचर है क्रिप्टो का। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में तो वॉलिटिलिटी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े, और जो हमारे दर्शक हैं जो कि वेबिनार में जुड़ रहे हैं उनके भी सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। और ज़ेपे और नेटवर्क 18 की ये लगातार कोशिश रहेगी कि हम क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी, रेगुलेशन से जुड़ी जानकारी सब आप तक पहुंचाते रहें, so that you can invest your money wisely and enjoy the trading bit also. क्रिप्टो की समझ में आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स जेंटलमैन फॉर योर टाइम।